हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन जून 2024 जीआरएफ अर्थात हम लोग आज फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे और 100% पहले तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। 100% मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट पेपर से एक भी क्वेश्चन आपका नाजायज नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करके दूंगा और हर एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा फर्स्ट पेपर से। मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है। और एक बात जानिएगा, यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन के नजरिए से देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जाएं आपको खुद ही ना पता चले कि आखिर में क्वेश्चन क्या चीज बनेगा। तो ऐसी पढ़ाई करना बेकार है। आप कहीं भी किसी भी YouTube चैनल से या फिर कहीं भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे वीडियो से तुलना कर लीजिए और आपको 100% फर्क दिख जाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कुछ बेसिक चीज। पहले तो मैं बता देता हूं कि इसके पहले जो मैंने जानकारी वाला वीडियो बनाया था, अर्थात जो इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें कुछ जानकारियां रह गई थी। जैसे कि मैंने फॉर्म कब आया था, कब आएगा और उसकी फीस कितनी होगी, ये सारी चीजें नहीं बताया था कि एग्जाम कब होगा और ये कैसे प्रोसेस होगा। कुछ बातें मैंने कह दिया है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि नेट और जेआरएफ का जो फॉर्म होगा वह मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। और इसकी फीस जो होती है जनरल वालों के लिए 1000 रुपये होता है, ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये होता है और SC ST वालों के लिए 250 रुपये फीस होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नेट और जेआरएफ, आप अगर नेट क्वालिफाई होते हैं तो वह आपकी जो नेट वाली मार्कशीट है वह हमेशा के लिए वैलिड होगी। लेकिन यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो 2 साल के अंदर आपको रिसर्च के लिए अप्लाई कर देना है, अर्थात PhD के लिए अप्लाई कर देना है। 2 साल के अंदर आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाना है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ, अर्थात MA की डिग्री के साथ। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप BSc किए हैं तो MSc की डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात PG की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 साल के अंदर वह आपका फाइनल हो जाना चाहिए। अगर जो बच्चा अगर MA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, अगर वह आज ही एग्जाम निकाल ले तो उसका हो जाएगा। तब तक वह वैलिड रहेगा, जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तब तक आपका वैलिड रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और नेट जेआरएफ का हर साल 2 बार पेपर होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। अब हो सकता है कि आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी। कुछ एक बच्चा था जो कह रहा था कि सर आपने कहा था कि BA पास करने के बाद नेट जेआरएफ का तो दे लो, तुम मतलब एग्जाम दे लो, क्या फर्क पड़ता है। 2 साल के अंदर PG की डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, जो जाओ दो। तो ऐसी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। आज हम लोग फर्स्ट पेपर का अर्थात पहला जनरल पेपर जो होता है उसका पहला अध्याय देखेंगे, शिक्षण अभिक्षमता अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण का अर्थ। यहां पर लिख देते हैं शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। यह बीएड एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन विषय का पहला ही टॉपिक है कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग शब्दों का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हम एक एक शब्द को एकदम बारीकी से समझेंगे, उसके बाद तब हम जा करके मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है। हर एक टॉपिक को हम क्वेश्चन की नजर से देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तब जाके आप जिंदगी में सफल होंगे। अन्यथा वैसे पढ़ते जाइए, आपको क्वेश्चन का नॉलेज न हो, आप अगर पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन अगर उठा दिया जाए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एक क्वेश्चन बना दिया जाए तो वह टॉपिक आपको
हमेशा के लिए याद हो जाता है। जैसे यहाँ पर है शिक्षण, तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। अर्थात सीखना क्या है? शिक्षण है। सीखना क्या है? शिक्षण है। आप हमेशा याद रखिएगा कि सीखना अर्थात सीखने का अर्थ क्या होगा, आप कब कहा जाएगा कि आप कोई चीज सीखे हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते चलते हैं और कुछ चीजें आपको ऊपर लिखी हुई आएंगी। जो मैं यहाँ नीचे पढ़ूंगा वह आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, और क्वेश्चन जो बनेगा मैं यहाँ पे तुरंत वहां से हटा करके यहाँ पर बना दूंगा। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। शिक्षण जो है अर्थात अध्ययन, शिक्षण मतलब अध्ययन जो है मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। जैसे कि आप कोई चीज अध्ययन कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ें, तो वह आपके विकास में लाभदायक है कि नहीं है? आप ही खुद सोचिए, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो वह आपका विकास ही होगा, उससे आपका कोई घाटा नहीं होगा और नहीं विकास ही होगा। तो अध्ययन क्या है? मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। अर्थात शिक्षण क्या है? मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। आपका एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है कि मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। विकास पर बल देता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर ऑप्शन में दे देगा पहला शिक्षण, दूसरा दे देगा पाठ्यक्रम, और तीसरा दे देगा आपका अध्यापक, और चौथा आपका दे देगा कोई और ऑप्शन दे देगा पुस्तक। तो क्या होगा? अब इसमें से देखिए चारों ऑप्शन आपका सही लग रहा है। पाठ्यक्रम भी मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, अध्यापक भी, पुस्तक भी। तो क्या कहने का मतलब है? यहां पर हो जाएगा शिक्षण। अब कैसे कहेंगे शिक्षण हो जाएगा? क्यों? क्योंकि शिक्षण के 3 घटक होते हैं। वह होता है विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्यक्रम। शिक्षण के 3 घटक होते हैं। एक होता है विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो ये तीनों क्या हो गए? शिक्षण में आ गए। तो सबसे पहले देखिए ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षण इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। और शिक्षण कोई मौलिक अभिधारणा नहीं है। शिक्षण कोई मौलिक अभिधारणा नहीं है। शिक्षण जो है कहने का मतलब उस कोई मौलिक अभिधारणा नहीं है कि वह जरूरी है, नहीं, वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। वह कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। तो आगे मैं पढ़ता हूं। यहां पर देखिए कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य वार्तालाप होता है। कहने का मतलब है, देखिए मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, कोई चीज आपको सिखा रहा हूं, तो जब वार्तालाप हो रहा है तभी तो आप सीख पा रहे हैं। तो अगर शिक्षण के लिए देखा जाए, अध्ययन के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। यह बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। पूछ सकता है कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप कहलाता है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। इसी प्रकार से एग्जाम में फर्स्ट पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, और इस प्रकार से इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनता है। जब हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे पूरा 100%, यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तब यहाँ से क्वेश्चन मैं खुद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मेरे पास है, वहां से इस जितने सारे क्वेश्चन है सबको छांट करके इस चैप्टर का ही केवल हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये बात अब 100% मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से हर एक टॉपिक को एक क्वेश्चन के नजरिए से देखा जाता है, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बात जानिए कि हर एक टॉपिक में कैसे क्वेश्चन
ये नहीं कि केवल आपको पढ़ते चले जा रहे हैं, आप लिख लिए, नोट कर लिए, नहीं। यहाँ पर आपको जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ऊपर आ रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, आपको बस समझने की कला होनी चाहिए ये। और अभी देखिएगा, अभी आगे सारी कहानियां होंगी। देखिए, और उसके बाद लिखा है शिक्षण कोई मौलिक अभिधारणा नहीं है, क्योंकि सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। शिक्षण जो होता है कोई मौलिक अभिधारणा नहीं है, यह सामाजिक एवं मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। यह बात आप जानते हैं कि जो शिक्षण होता है, अध्ययन होता है, यह कोई मौलिक अभिधारणा नहीं, हम समाज से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, हर कहीं न कहीं से सीखते रहते हैं, उसके बाद वह शिक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। कौन कौन सा है? औपचारिक, उसके बाद अनौपचारिक। यहाँ पर औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक रूप से, और अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक रूप से। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि औपचारिक रूप क्या होता है और अनौपचारिक रूप क्या होता है। सबसे पहले शब्दों का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। देखिए, औपचारिक रूप से जो शिक्षा ग्रहण होती है वह विद्यालयों में होती है, जैसे कि एक नियम के अनुसार जो शिक्षण मिलता है बच्चों को, वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक, जैसे कि आप देखिए, अगर आप स्कूल में जब तक आप पढ़े हैं, वहां पर क्या होता है, पाठ्यक्रम एकदम निश्चित होता है कि आपको यही चीज पढ़ना है। पीरियड जो होता है, घंटी जो होती है आपकी, इतने समय बाद आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और कौन टीचर पढ़ाएंगे ये भी निर्धारित होता है। तो जिसमें एक नियम, रेगुलेशन और सारी चीजें निश्चित होती हैं, वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए, अनौपचारिक शिक्षण का मतलब होता है आप कहीं से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, और उसके बाद कहीं भी समाज से सीखते हैं, तो वह अनौपचारिक शिक्षण कहलाएगा। आप ये बात जान लीजिएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देता है। शिक्षण जो होता है, इन दोनों प्रक्रियाओं में बच्चा जो होता है विद्यालयों में भी सीखता है, बाहर भी सीखता है, तो इस पे क्या होता है, शिक्षण विस्तार देता है। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। शिक्षण अर्थात अध्ययन को बदलाव लाने के लिए विद्यालयी उपकरण एक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा बैठता है विद्यालय में, तो वहां से वह कुछ न कुछ धीरे धीरे सीखते सीखते, मतलब अगर देखा जाए तो बदलाव लाने के लिए उसे विद्यालय उपकरण से गुजरना पड़ता है। जैसे डिसिप्लिन सीखे, नियम सीखे, किसकी कैसी इज्जत करनी है, वह सारी चीजें आप विद्यालय से सीखते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। वर्तमान शिक्षण का जो उद्देश्य है, यह नहीं है कि किसी भी बच्चे को बलपूर्वक उसके दिमाग में कोई चीज ठूसा जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह चीज होना चाहिए कि बच्चा कोई कुछ सीखे, ये नहीं कि बलपूर्वक उसके मस्तिष्क में कोई चीज, यहाँ पर मैं जैसे आपको बता दे रहा हूं, आप क्या करेंगे, रट लेंगे उसको, बलपूर्वक दिमाग में बैठाएंगे, तो वह शिक्षण नहीं होता है, वह अध्ययन नहीं कहलाता है। अध्ययन तो वह है जिससे बच्चा कुछ सीखता है। जब आप कुछ सीखेंगे तब वह शिक्षण कहलाएगा। यह नहीं कि बलपूर्वक आप रटते जा रहे हैं, उसे दिमाग में बैठाते जा रहे हैं रट्टा तोता की तरह, तो ऐसा यह शिक्षण नहीं होता है। यहाँ पर इस टॉपिक को एक बार और फिर पढ़ देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षा का उद्देश्य रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। अधिगम करके अर्थात उनको जीवन निरंतर कोई शिक्षा ऐसा उनको सिखाना है कि वह जीवन निरंतर चलता रहे। अधिगम करके उनको सीखने की क्षमता लाना है कि वह कोई चीज सीख लें। वर्तमान शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि बलपूर्वक कोई चीज दिमाग में भरा जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब क्या करेंगे, उसे आप दिमाग में भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए एक एक शब्दों को मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं, जिससे आप किसी भी टॉपिक को एकदम आसानी से समझ लें। हो सकता है कि अभी मैं शुरुआती दौर है
तो मैं बहुत अच्छा, अभी तो मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर लोग बने और हमारी बातों से प्रसन्न हो, और जिससे कि मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है 2-2 घंटे का बना दूं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे फर्स्ट पेपर खत्म करने से मतलब है, वो भी अप्रैल लास्ट तक खत्म कर देना है। अप्रैल लास्ट तक मतलब अप्रैल में खत्म कर ही देना है। अगर मई में 15 दिन चला जाता है तो कोई बात नहीं, बचेगा 1 महीना, तो 1 महीने में हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यहां से मैं पक्का कह रहा हूं 100%, अगर मैं 45 क्वेश्चन का अगर दावा किया हूं तो 45 100% हर एक लड़के का सही होगा, ये आप गारंटी के साथ दावा करता हूं। उसके बाद देखिए, शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वह होता है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षण के 3 घटक होते हैं, शिक्षण के 3 घटक होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। शिक्षण के 3 घटक होते हैं, एक होता है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा जो होगा वह आपका पाठ्यक्रम होगा। क्या होगा, पाठ्यक्रम। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि शिक्षण मतलब शिक्षण के 3 घटक कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा, उसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो शिक्षण के 3 घटक होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। हर एक क्वेश्चन, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसे एक प्रश्न के अर्थात एक क्वेश्चन के नजरिए से देखिए, क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्लार्क एक विद्वान है, कहता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। क्लार्क कौन, क्लार्क ऊपर लिखा हुआ आपको आ रहा होगा। क्लार्क विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अर्थात दी जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। जिससे कि विद्यार्थी के जीवन में, अगर मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं और आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आप शिक्षण कर रहे हैं। यह किसका मानना है, यह क्लार्क का मानना है कि अगर कोई ऐसी क्रिया जिसके कारण विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो वह क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। आप इस बात को मानिए। आई बात समझ। अब आगे हम लोग देखते हैं, B.O. स्मिथ, अधिगम को प्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम अर्थात जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है, शिक्षण है। यदि आप कोई चीज सीख लेते हैं वह जीवन भर काम आता है तो वह क्या है, शिक्षण है। आई बात समझ में। उसके बाद किसके अनुसार, N.L. पेज शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, यह कहते हैं N.L. पेज क्या कहते हैं कि शिक्षण, विज्ञान और कला है। तो कैसे, कला कैसे है, देखिए कला कैसे है, कला आपको अनुभव से प्राप्त होता है। कैसे, अनुभव से प्राप्त होता है। और विज्ञान जो सुसंगठित क्रमबद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। तो अध्ययन में क्या होता है, देखिए अध्ययन में अनुभव भी होता है। अगर देखिए, अगर मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूं तो ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं ना, इतना जल्दी किसी के पास अनुभव पहले ही दिन नहीं आकर के कोई आपको लगेगा पढ़ाने, ऐसा नहीं होता है। यह धीरे धीरे प्रक्रिया चली होगी। आज मुझे टीचिंग करते हुए 9 साल हो गए, तो यह धीरे धीरे प्रक्रिया चली होगी, तब तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो वह एक अनुभव बन जाता है। अर्थात अध्ययन भी क्या है, एक कला है। कला कैसे होता है, देखते नहीं, कहते हैं कि यार उसके पास एक कला है, बहुत अच्छा बनाता है। कैसे बनाता है, पहली बार में नहीं बना दिया होगा, बनाते 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 उसको अनुभव हो गया कि वह अच्छा बनाता है। आई बात समझ में। और विज्ञान कैसे, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, एक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान भी कहेंगे। और यह किसने कहा, आप हमेशा याद रखिएगा, N.L. पेज के अनुसार क्या है, शिक्षण जो है विज्ञान और कला है। विज्ञान कैसे है, मैंने आपको बता दिया, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। और कला कैसे है, क्योंकि अनुभव, कला जो है अनुभव के आधार पर होती है। इसके बाद
हम लोग आ जाते हैं शिक्षण की अभिधारणा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की अभिधारणा क्या क्या है। तो आज बस इतना ही। अब बाकी मैं कल आपको 15 तारीख से रोज 2 वीडियो आपको मिलेगा 100% गारंटी के साथ।